एसबीआई म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लेकर आ रहा है, एसबीआई मल्टी कैप फंड, जो कि 14 फरवरी को लॉन्च होगा और ये 28 फरवरी तक एनएफओ फेज में रहेगा। मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं, कौन इस फंड को मैनेज करेगा, क्या स्ट्रेटेजी ये फंड फॉलो करेगा और जो इसको मैनेज करने जा रहा है क्या वो पहले से भी कोई फंड्स मैनेज कर रहे हैं, और अगर मैनेज कर भी रहे हैं तो उन फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं रंजन दीक्षित, आपका दोस्त, और अगर आप म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी निष्पक्ष राय और सही जानकारी लेना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास पहले एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड हुआ करता था, जो कि रीकैटेगराइजेशन के बाद एसबीआई फ्लेक्सी कैप कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब क्योंकि एसबीआई के पास मल्टी कैप स्पेस में जगह वैकेंट हो गई, तो इस फंड को लाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मल्टी कैप स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि मल्टी कैप स्ट्रेटजी आखिरकार होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। मल्टी कैप स्ट्रेटजी में सेबी के मैंडेट के अनुसार मिनिमम 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में रखना ज़रूरी होता है। रेस्ट 25% जो बचा उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से डायनामिकली मैनेज करता है, वो किसी भी कैपिटलाइजेशन में मूव कर सकता है। अब क्योंकि मिनिमम का जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्मॉल कैप और मिड कैप में 25% से कम नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये फंड्स जो होते हैं मल्टी कैप स्ट्रेटजी वाले, वो इन कंपैरिजन टू फ्लेक्सी कैप फंड्स थोड़े से ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। एसबीआई इस फंड में किसी भी सेक्टर पर बायस्ड नहीं होगा और बॉटम अप अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा। अब थोड़ा सा बॉटम अप अप्रोच को समझ लेते हैं। दो अप्रोचेस होती हैं बेसिकली, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में इकोनॉमी सेक्टर को देखते हुए ही निवेश किया जाता है, जबकि बॉटम अप स्ट्रेटेजी में इकोनॉमी या सेक्टर को नहीं देखा जाता। यहाँ पर एनालिस्ट उन स्टॉक्स का चुनाव करते हैं जो प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे होते हैं। फिर उनके चुने हुए स्टॉक्स में से भी जो फंड मैनेजर है वो हाई कन्विक्शन आइडियाज़ को चुनता है और उसमें निवेश करता है। चूंकि हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में निवेश किया जा रहा है, इसकी वजह से कभी कभी किसी सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में आपको एलोकेशन ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इस फंड को मैनेज करने वाले हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन जी। तो चलिए देखते हैं कि उनके मैनेज करे हुए फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए अब देखते हैं कि मिस्टर आर श्रीनिवासन जी कितने फंड्स मैनेज कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। श्रीनिवासन जी टोटल 10 फंड्स मैनेज कर रहे हैं अभी तक इस फंड को हटाकर। सबसे पहला फंड जो उन्होंने मैनेज करना शुरू करा वो था एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, जिसको वो 18 मई 2009 से मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड को मैनेज करना शुरू करा, जिसको उन्होंने 13 जनवरी 2012 से मैनेज कर रहे हैं, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड 16 नवंबर 2013 से। दो नए फंड्स उनके पोर्टफोलियो में अभी शामिल हुए हैं जनवरी 2022 में। एक है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड और एक है एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड। मैंने इस एनालिसिस में केवल 3 फंड्स को शामिल करा है क्योंकि उन फंड्स में सबसे ज़्यादा समय बिताया है श्रीनिवासन जी ने। वो है एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप का जो शार्प रेशियो है वो सेकंड पोजीशन पर आता है। सबसे अच्छा शार्प रेशियो जो है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है 1.12, और उसके बाद है एसबीआई स्मॉल कैप और एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड 0.85 के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन की भी अगर बात करते हैं तो सबसे कम जो है वो एक्सिस स्मॉल कैप का है। उसके बाद सबसे कम डेविएट जो करता है स्मॉल कैप कैटेगरी में होने के बावजूद वो है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, यानी कि अपने मेन रिटर्न से कम डेविएशन है एसबीआई के स्मॉल कैप फंड का। 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स की अगर हम बात करें
तो सबसे बेहतर जो रिटर्न बने हैं यहाँ पे 12 मई 2014 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक के एनालिसिस है, 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर लोवेस्ट रिटर्न जो बने हैं वो -2.07% के बने हैं, जबकि हाई रहे 57.01% का, और एवरेज अगर आप देखें तो एवरेज रिटर्न जो है वो सारे ही फंड्स के कंपैरिजन में सबसे बेहतर रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप के 21.34%। एसआईपी की अगर हम बात करें तो किसी ने अगर 12 मई 2014 को इन फंड्स में एसआईपी शुरू करी है तो सबसे ऊपर रहा है क्वांट का स्मॉल कैप फंड 25.39% के साथ, जबकि एसबीआई का जो है चौथे नंबर पर आ रहा है 23.72%, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस कहलाएगी। इस दौरान जो इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल वो हुआ 4,65,000 का, तो एसबीआई से रिटर्न मिले 11,62,846 रुपये। अब बात करते हैं फोकस फंड के कंपैरिजन की, तो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन में लिया है एसबीआई के साथ एक्सिस, आईआईएफएल, एलएनटी, एचडीएफसी, निप्पॉन, आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, फ्रैंकलिन और क्वांट को। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सबसे बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो दिया है वो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ने दिया, नहीं सबसे बेहतर शार्प रेशियो जो है वो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का है। अगर 3 साल के रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो अगर किसी ने 3 साल होल्ड किया है फंड को, 30 अक्टूबर 2014 के बाद से कभी भी किसी भी डेट पे अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो फंड ने कभी भी 3 साल होल्ड करने पर नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। लोवेस्ट रिटर्न जो रहा है वो 1.67% का रहा है और हाई 36.06% का, और एवरेज रहा है 15.52% का, जो कि एक डिसेंट एवरेज है। अगर एसआईपी की बात करें तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड सारे फंड्स में, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है टोटल 1,95,000 का, और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने इसी रिटर्न को बना के दिया है 3,04,912 रुपये। अब बात कर लेते हैं इक्विटी हाइब्रिड फंड के कंपैरिजन की, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत लैग कर रहा है परफॉर्मेंस में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 65-35 का रेशियो होता है इक्विटी हाइब्रिड में, 65% इक्विटी और 35% डेट। यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मेंस में रहे हैं वो एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड रहा है, जबकि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की जो शार्प रेशियो है वो सबसे नीचे, यानी कि बहुत अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं दिए हैं और डेविएशन भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप सरप्राइजिंगली देखेंगे कि 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति ने 29 जुलाई 2015 से लेके किसी भी डेट में अभी तक में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला, जबकि एचडीएफसी के इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न मिला है देखने को, कोटक में मिला है। लेकिन एसबीआई इक्विटी का जो लोवेस्ट रिटर्न रहा है वो 0.52% का रहा है, जबकि हाई 25.83 और एवरेज रिटर्न जो रहा है वो 11.88% का। अगर मंथली एसआईपी की बात करें तो यहाँ पर भी थर्ड लास्ट पे आता है ये, और सबसे ऊपर जो है क्वांट का एब्सोल्यूट फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड है। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है वो 3,95,000 का हुआ है, जब एसबीआई ने जो रिटर्न दिया है वो एसबीआई इक्विटी ने 3,95,000 के 6,32,874 रुपये का रिटर्न, जो कि डिसेंट रिटर्न ही कहलाएगा, 15.01% का रिटर्न दिया है फंड ने। तो जैसा कि आपने देखा, आर श्रीनिवासन जी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जो भी फंड्स को वो मैनेज कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो एसबीआई मल्टी कैप को भी उसी कुशलता के साथ मैनेज करेंगे। इस फंड में लमसम निवेश 5,000 रुपये से शुरू किया जा सकता है और एसआईपी के लिए मिनिमम 500 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये फंड जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है और उन इन्वेस्टर्स के लिए भी है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगराइजेशन का मज़ा एक ही फंड में लेना चाहते हैं। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह इस समय पर यह रहेगी कि आप लमसम निवेश से थोड़ा परहेज करें और जो भी आप निवेश करना चाह रहे हैं उसे 12 महीने के टुकड़ों में डिवाइड करके ही निवेश करें, यानी स्टैगर्ड वे में आप अपने निवेश को इस फंड में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस फंड से जुड़ा हुआ
या किसी भी म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट के किसी भी टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरे अगले वीडियो तक आप मेरे DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड का NFO का रिव्यू और कोटक मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड के NFO का रिव्यू देख सकते हैं। थैंक यू।